नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 12वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 5 फरवरी 2023 को प्रसारित 11वें भाग में हमने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल जी की अद्भुत शौर्य गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसी सैनिक की गाथा सुनने जा रहे हैं जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र देने की घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ अंतराल के बाद यह पाया गया कि वे मृत नहीं हुए हैं, लेकिन चीन द्वारा बंदी बनाए गए हैं। इस सैनिक का नाम है मेजर धान सिंह थापा। मेजर धान सिंह साफा ये परमवीर चक्र प्राप्त मूल नेपाली के देश के भारतीय सैनिक थे। उनका जन्म 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में हुआ था। अगस्त 1949 में वे 8 गोरखा राइफल में शामिल हुए थे अधिकारी के रूप में। 1960 के बाद ही भारत और चीन के बीच में तनातनी शुरू हुई थी। इसका कारण यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो 3800 किलोमीटर की भारत और चीन के दरमियान की जो सीमा रेखा थी वो रेखांकित नहीं थी, वो विवादित थी। यह विवादित सीमा हमें अंग्रेज़ों से विरासत में मिली थी। इसी के कारण दोनों देशों के अपने अलग अलग परसेप्शंस थे और सीमा के बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं बन पाई थी। कई बार वार्तालाप हुआ, लेकिन इसके बाद भी सीमा संबंधी कोई हल प्राप्त नहीं हुआ था। यह तनातनी 1960 के बाद बेहद ज़्यादा बढ़ गई थी। 1962 आते आते इसने विकराल रूप धारण किया था। चीन द्वारा हमारी कुछ पोस्ट को हथियाने के हेतु लद्दाख और आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, जिसे कि उस समय नेफा कहा जाता था, इन दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने लगी थी। इस घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक योजना की घोषणा की। यह योजना ये थी कि चीन के सैनिकों के सामने कुछ क्षेत्र में हमारी छोटी छोटी पोस्ट चौकियां स्थापित की जाए ताकि चीन के द्वारा किए जाने वाले घुसपैठ को कुछ हद तक हम रोक पाए थे। ऐसी ही एक पोस्ट पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो झील के उत्तर में एक सिरजाप में स्थापित की गई थी। इसकी कमान उस समय के मेजर धान सिंह थापा कर रहे थे। जैसा कि सबको मालूम है, भारत और चीन के दो देशों के दरमियान 20 अक्टूबर 1962 के दिन व्यापक रूप से युद्ध छिड़ गया था, दोनों मोर्चे पर, लद्दाख और नेफा क्षेत्र में। इसके चलते 21 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना द्वारा हमारे एक सिरजप पोस्ट को घेर लिया गया था, लेकिन मेजर धान सिंह थापा के नेतृत्व वाली 8/1 गोरखा रेजिमेंट ने चीनी सैनिकों द्वारा किए गए 3 हमलों को विफल कर दिया था। बहादुरी के साथ लड़ते हुए यद्यपि 34 बटालियन में से 34 सैनिक में से सिर्फ 7 ही जीवित पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान सिंह थापा के आदेश, निर्देश और नेतृत्व में सैनिक अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अंततः संख्या बल के सामने हमारे सैनिकों को झुकना पड़ा और आते आते उन्होंने हमारे इस एक सरजीप चौकी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। जो 7 सैनिक हमारे बचे थे, उनमें से भी इस अंतिम लड़ाई में 4 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। अंततः 3 ही सैनिक जीवित रह पाए थे। इन तीनों सैनिकों को चीन द्वारा बंदी बनाया गया था। जब ये सूचना नाइक बीर सिंह थापा ने अपने स्थानिक मुख्यालय को दी कि इस पोस्ट को चीन द्वारा हथिया लिया गया था और मेजर धान सिंह थापा सहित सभी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसके बाद जो 3 सैनिक
पकड़े गए थे उसमें से एक तुलसीराम थापा जैसे तैसे चीनी चंगुल से अपने आप को बचाने में सफल हुए और 4 दिन लगातार चलते हुए वो अपने बटालियन पहुंच गए थे। उन्होंने यह सूचना दी कि मेजर धान सिंह थापा वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह सूचना जब दिल्ली स्थित मुख्यालय को प्राप्त हुई तब यह मान लिया गया देश में कि मेजर धान सिंह थापा सहित कोई भी बटालियन 8 गोरखा एक बटालियन का कोई भी सैनिक जीवित नहीं रहा होगा। इसी के चलते उस समय के हमारे सेना प्रमुख जनरल पीएन थापर ने मेजर धान सिंह थापा के पत्नी को एक खत लिखा और इस खत में यह सूचित किया कि उनके पति लड़ाई के दौरान लड़ते लड़ते दिवंगत हो गए हैं। यह समाचार सुनते हुए धान सिंह थापा के देहरादून स्थित घर में शोक छा गया। उनकी पत्नी, उनकी माता और उनकी बहन शोक में डूब गई। लेकिन कुछ अंतराल के बाद लड़ाई समाप्त होने के पश्चात चीन ने जब युद्धबंदियों की सूची हमें सौंपी गई उसमें मेजर ध्यान सिंह थापा का नाम भी शामिल था। यह सुखद समाचार मुख्यालय को पहुंचा और मुख्यालय द्वारा उनके परिवार को इसे आगे सूचित कर दिया गया। यह सुखद समाचार सुनते ही उनके परिवार के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। युद्ध समाप्ति के कुछ महीनों बाद 10 मई 1963 को मेजर ध्यान सिंह थापा भारत लौट आए। 10 मई को दिल्ली पहुंचते ही सैनिक मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। 2 दिन बाद 12 मई 1963 को वो अपने देहरादून स्थित घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उनके सामने नज़ारा क्या था? उन्हें यह पता चला कि उनका जीते जी अंतिम संस्कार तो उनके घर में पहले ही हो चुका है और उनकी जो पत्नी थी वो विधवा जैसा ही व्यवहार करती थी, ऐसा ही जीवन बिताती थी। गोरखा जो परंपरा है, उनकी जो धार्मिक आस्था है, उसके अनुसार उनके कुल प्रमुख ने, कुल पुरोहित ने उनका मुंडन करवाया और फिर से ध्यान सिंह थापा साहब का नामकरण कराया। इसके पश्चात उन्हें फिर से 7 फेरे लेने पड़े। इसके बाद ही उनके पत्नी के साथ उनका वैवाहिक जीवन फिर से आरंभ हो पाया था। यह एक अद्भुत लेकिन सच्ची कहानी है। उसके बाद 1970 में मेजर ध्यान सिंह थापा को लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर प्रमोशन मिला। वे 30 अप्रैल 1980 को अपने 31 साल की गौरवशाली सैन्य सेवा के बाद निवृत्त हुए। निवृत्ति पश्चात वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बस गए। कुछ समय के लिए वे सहारा एयरलाइंस में डायरेक्टर पद पर भी कार्यरत रहे। इस बहादुर सैनिक ने 6 सितंबर 2005 को अंतिम सांस ली। यह एक अद्भुत अकल्पनीय कहानी है। इसी के साथ इस कहानी का हम अंत करने जा रहे हैं। यदि इस YouTube चैनल का यह प्रसारण आपको पसंद आता है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। हमारा अगला प्रसारण 5 मार्च 2023 को होगा। धन्यवाद। जय हिंद।